हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हो आप सब? प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी, जिसमें हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर हमारा, जिसका नाम था लिविंग वर्ड। ठीक है, लिविंग वर्ड के हमने 2 क्लासेस कर रखी थी, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। अब प्लीज़ आप उस क्लास को देख के आइएगा ना, तब आप इस क्लास का बेनिफिट पाइएगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें जब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो ना, तो आपका एक मेंटल सेटअप बनता जाता है। ठीक है, तो आप उस मेंटल सेटअप से आगे बढ़ते हो ना, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अब कहीं बीच से आ जाओगे यार, तो फिर क्या ही समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लास आप कर सकते हो, बट प्लीज़ अगर आपने नहीं किया है ना, तो आप वो वाली क्लास करके आओ। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहें। ठीक है, हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि हम आपके लिए बराबर मेहनत करते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास अपनी। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था बेटा? हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग फीचर्स के बारे में, जिसमें हमने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिविंग फीचर्स के बारे में, जिसका नाम है मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो आइए हेडिंग लगाइए बेटा आप, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ना बेटा, वो बहुत सारे केमिकल्स का बना होता है। ठीक है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो छोटे से छोटा होगा या फिर बड़े से बड़ा होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो किसका बना होगा? वो बना होगा बेटा किसका? केमिकल्स का। तो हम एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो पहली बात हम यहाँ क्या लिखते हैं? पहली बात यहाँ लिखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग organisms are made up of various chemicals। किससे बने होते हैं बेटा? बहुत सारे वो केमिकल्स से मिलकर बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल्स। ये बात क्लियर है बेटा? अब देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे केमिकल्स का बना होता है। ठीक है, अब ये केमिकल्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग क्लास के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग फंक्शंस वाले होते हैं। तो क्या लिखोगे? दीज केमिकल्स are of different classes, size and functions। ये जो केमिकल्स हैं ना बेटा, ये डिफरेंट क्लास के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस वाले हो सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए कि आपकी बॉडी में क्या है बेटा? बहुत सारे केमिकल्स हैं, पूरी बॉडी केमिकल्स की बनी हुई है। अब बॉडी के अंदर ना कुछ चीज़ जो है वो लगातार चलती रहती है, कुछ केमिकल्स रिएक्शंस हैं जो लगातार चलती रहती हैं। अब देखो बॉडी के अंदर ये जो केमिकल्स हैं ना, देखो मैंने क्या कहा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, मैंने बात क्या कही आप वो समझने की कोशिश करिए। कोई भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, किसका बना है बेटा? वो बना है केमिकल्स का। किसका बना है बेटा? वो बना है आपके केमिकल्स का। अब ये केमिकल्स 2 टाइप के हो सकते हैं। ये केमिकल्स बड़े भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं बेटा? स्मॉल भी हो सकते हैं। ये केमिकल्स बड़े भी हो सकते हैं, और ये केमिकल्स कैसे हो सकते हैं? छोटे भी हो सकते हैं। तो बॉडी के अंदर ना कुछ चीज़ लगातार चलती रहती है, कुछ केमिकल्स बनते रहते हैं, यानी कुछ केमिकल्स की सिंथेसिस होती रहती है, और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो डिग्रेड होते रहते हैं, यानी कि वो ख़त्म होते रहते हैं, यानी वो बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो बिगड़ते रहते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो बनते रहते हैं। तो हम क्या कहेंगे बेटा? छोटे छोटे मिलकर क्या बनाते रहते हैं? बड़ा केमिकल बनाते रहते हैं। ठीक है, और कुछ बड़े केमिकल्स जो है ना, वो किस में चेंज होते रहते हैं? वो टूट कर क्या करते रहते हैं बेटा? छोटा केमिकल बनाते रहते हैं। ठीक है, तो 2 बातें हो रही हैं यहाँ पर। छोटा छोटा जुड़ कर क्या बना रहा है? बड़ा बना रहा है। अब बड़ा क्या कर रहा है बेटा? बड़ा जो है टूट के क्या बना रहा है? छोटा बना रहा है। तो बॉडी में ये जो कन्वर्जन्स है ना, ये चलते रहते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये कन्वर्जन है। ठीक है, तो बड़ा किस में चेंज हो रहा है? छोटे में। छोटा किस में चेंज हो रहा है बेटा? बड़ा में। और ये कन्वर्जन जो है बॉडी में लगातार क्या होता रहता है? चलता रहता है। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन है ना बेटा, ये कन्वर्जन किसके थ्रू होता है? ये होता है बेटा केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। किसके थ्रू होता है? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो छोटे को जोड़कर बड़ा बना देते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो बड़े को तोड़कर क्या बना देते हैं? छोटा बना देती हैं। तो बॉडी में 2 तरीके की केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, छोटे को बड़ा बनाने वाली और बड़े को क्या बनाने वाली? छोटा बनाने वाली। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस चल रही है ना, यानी जो कन्वर्जन हो रहा है, इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हो। यही क्या है? आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस है।
तो बॉडी में जितनी भी रिएक्शन चल रही होंगी वो 2 ही टाइप की होंगी, बड़ा छोटे में बदल रहा होगा, छोटा बड़े में बदल रहा होगा। तो ये कन्वर्जन जो है ना केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से होता है, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को आप क्या कहते हो, इन्हीं को आप कहते हो मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो अगर आपको डिफिनेशन लिखनी होगी किसकी बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की, तो आप क्या लिखोगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है। देखो बॉडी के अंदर जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस घटित हो रही हैं उन सबको ही आप सामूहिक रूप से क्या कहते हो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हो। चाहे वो छोटे से बड़ा बना रहे होंगे, चाहे बड़े से छोटा बना रहे होंगे, वो सबके सब क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो देखो इधर इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी होगी, तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है किसकी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की, तो कैसे लिखोगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है। तो सीधी सी बात है, the sum total of all chemical reactions occurring in the body of living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे वो सब के सब क्या है बेटा, वो सब के सब क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, बड़ा छोटे में बदल रहा है, छोटा बड़े में बदल रहा है, वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब बेटा आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। यहाँ तक बात समझ आई। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है, केमिकल्स का। तो क्या कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बिना केमिकल के बना होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सबके सब किसके बने हैं, केमिकल्स के बने हैं। तो उनमें केमिकल्स का तो कन्वर्जन हो ही रहा होगा, यानी उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो ही रही होगी, है ना। केमिकल्स का कन्वर्जन मतलब बड़ा छोटे में बदल रहा है, छोटा बड़े में बदल रहा है, ये तो हो ही रहा होगा ना। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब वो उसमें क्या हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सबके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है कि नहीं होती है बेटा, होती है। मैंने कहा था आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वो हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा ना, वो क्या है, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर वो है जो दुनिया भर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर पाया जाएगा ना, तो वो क्या है, मेटाबॉलिक। जैसे आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो क्या है, सबके अंदर पाया जाता है, तो वो आपका डिफाइनिंग फीचर है। तो डिफाइनिंग फीचर क्या है, जो दुनिया भर के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा ना, वो क्या है, आपका डिफाइनिंग फीचर है। तो क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन दुनिया भर के सभी जीवों में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया भर के सभी जीव किससे बने हैं, केमिकल से बने हैं। तो इसका मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, आपके डिफाइनिंग फीचर हैं। ठीक है, तो क्या ये बात मैं लिख सकता हूँ, तो हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट डाल के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इसको डिफाइनिंग फीचर क्यों कह रहे हैं बेटा? डिफाइनिंग फीचर कहने के पीछे का राज ये है कि दुनिया भर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए ना, सबके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं कि नहीं होती हैं? हाँ सर, होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब चलते हैं बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइप पर। अब दिमाग लगा बेटा और बता मेटाबॉलिक रिएक्शंस कितने टाइप की हो सकती हैं। कन्वर्जन ही जो है वही मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो कन्वर्जन 2 तरीके का, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कितने तरीके की, 2 तरीके की। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चल, अब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल आप आगे बहुत अच्छे से करते रहोगे। ठीक है, देखो आपके पास क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ रहे हो आप। आपके पास है मेटाबॉलिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आप क्या पढ़ रहे हो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइप पढ़ रहे हो। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं आपकी 2 टाइप की। पहली जो होगी, ठीक है, उसको कहोगे आप कैटाबॉलिक रिएक्शन। दूसरी जो होगी ना बेटा, उसको आप कहोगे एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होंगे, देखो यहाँ पर आपके पास एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ये क्या है आपके पास, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये बड़ा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है,
एंजाइम्स की मदद से इसका ब्रेकडाउन हो रहा है और ये क्या बना रहा है बेटा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना रहा है। क्या बना रहा है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना रहा है। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक करके छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाता है, उसको आप क्या कहते हो, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हो। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं इधर साइड में, दैट केमिकल रिएक्शन in which large molecule breaks into a small molecule with the help of various enzymes are called catabolic reaction। ठीक है, अच्छा ये सारा काम किसकी हेल्प से हुआ बेटा, ये सारा काम हुआ एंजाइम्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से हुआ, एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, एंजाइम की हेल्प से ये लार्ज मॉलिक्यूल किस में टूट गया, स्मॉल मॉलिक्यूल में। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, जब ये लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट रहा होगा ना, तो यहाँ से क्या हुई है बेटा, एनर्जी रिलीज हुई है। क्या रिलीज होती है बेटा, यहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। जब भी किसी रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है ना, तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, आप समझने की कोशिश ये करो कि एक बड़ा चीज़ छोटे में टूट रहा है, तो इससे क्या रिलीज होती है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। और ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। एक नाम इसको और दे सकते हो, इसको आप एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी कहते हो। क्या कहते हैं बेटा इसको, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। क्या है बेटा, ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन। व्हाट आर द एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो क्या है आपके, एक्सर्गोनिक है। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या हो रहा है बेटा, एक बड़ा पदार्थ जो है ना वो छोटे में टूट रहा है, तो इसको आप क्या कह सकते हो बेटा, ब्रेक डाउन रिएक्शंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, इसको ब्रेक डाउन रिएक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ वाली बात क्लियर है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। ठीक है, आपके पास ग्लूकोज होता है बेटा, ग्लूकोज ब्रेक होता है, ब्रेक होके वो क्या बनाता है, H2O + CO2 बनाता है, और यहाँ से क्या रिलीज़ करता है बेटा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है, जो ATP के फॉर्म में आप स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा जो है ना वो टूट के क्या बना रहा है, छोटे बना रहा है। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये बड़ा और कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, ये टूट के क्या बना रहा है, छोटे छोटे देखो मॉलिक्यूल्स बना रहा है, और एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही है। तो ये कैसी रिएक्शन है बेटा, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ये बात क्लियर है बेटा। ये बात अगर क्लियर है तो ध्यान से सुनेंगे आगे। अच्छा, ये टूटता भी किसकी हेल्प से है, ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, चलो उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी आप मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए। अब आते हैं बेटा एनाबॉलिक रिएक्शंस में। एनाबॉलिक रिएक्शंस में एक नाम इसको और दे देते हैं, इनको कह देते हैं बेटा सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ का बनना। क्या होता है, किसी चीज़ का बनना। ये कैसी रिएक्शन है, ये सिंथेसिस रिएक्शन है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा रिवर्स होगा, किससे, कैटाबॉलिक रिएक्शन से। यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होंगे। यू हैव स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब ये क्या हो जाएंगे बेटा, यूनाइट हो जाएंगे, यानी ये एक होकर क्या बनाएंगे, दे यूनाइट टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या बना बेटा, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना। पहले वाले का क्या है, ये उल्टा है। पहले वाले में टूट कर छोटा छोटा बना रहा था, यहाँ पर जोड़कर क्या बना रहा है, एक बड़ा बना रहा है। इस वजह से नाम क्या दिया हमने इसको, सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, ये भी किसकी मदद से होंगी, ये भी एंजाइम्स की मदद से होंगी। ये रिएक्शंस भी किसकी मदद से होंगी बेटा, एंजाइम्स की मदद से होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही थी, अब यहाँ पर आप कोई चीज़ बना रहे हो ना, तो बना रहे हो तो एनर्जी क्या होगी बेटा, एनर्जी यूज़ होगी। एनर्जी यूज़ होगी, एनर्जी यूज्ड। अच्छा, किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी यूज हो रही है तो यानी एनर्जी बाहर से क्या हो रही है बेटा, एब्जॉर्ब हो रही है ना। तो यहाँ पर बाहर से एनर्जी जब एब्जॉर्ब की जाती है ना, ऐसी रिएक्शन जिसमें बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है ना, उसको कहा जाता है बेटा आप एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हो उसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हो।
अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, जैसे इसको एक्सर्गोनिक कहते हो ना, वैसे इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको आप एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हो। क्या कहोगे बेटा आप, एंडरगोनिक रिएक्शंस। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करोगे आप, देखो इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो इसको लिखोगे बेटा आप, दैट केमिकल रिएक्शंस, दैट केमिकल रिएक्शंस in which small molecules are unite to form large molecules with the help of enzymes are called anabolic reaction। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे बताओ। आपने फोटोसिंथेसिस सुना है? जी सर सुना है। कहाँ होती है बेटा? प्लांट में होती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण। उसमें क्या करते हैं, पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी ले लेते हैं, और क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या बना देता है बेटा, ये उनका फूड बना देता है, यानी ये बना देता है ग्लूकोज, और प्लस क्या बना देता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज कैसा मॉलिक्यूल है? ये लार्ज मॉलिक्यूल है। ये दोनों कैसे हैं बेटा? ये दोनों आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो स्मॉल मिलकर क्या बना रहा है, एक लार्ज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका किसका कॉन्सेप्ट, ये हो गया मेटाबॉलिक रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट। अब जैसे देखो हम लोगों में क्या होता है, हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं बेटा, तो हम लोगों में क्या होता है, ये मेरा जो ग्लूकोज है ना, हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज क्या करता है बेटा, ग्लूकोज जाता है ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में क्या बनते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज से 2 पायरुवेट का बनना क्या है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है कि नहीं है? एक बड़ा है तो छोटे, ये पायरुवेट जो होता है वो बेटा 3 कार्बन का होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, तो बड़े से छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यानी ये कैसी रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब ग्लूकोज से पायरुवेट बनना क्या है, ये आपकी ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म में होती है। तो ये कैसी रिएक्शन है बेटा, ये लिविंग रिएक्शन है कि नहीं है? ये लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि ये दुनिया भर के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। अब NCERT कहती है कि इसको थोड़ा सा मैं बाहर निकालता हूँ। यहाँ पर लेता हूँ मैं बेटा एक टेस्ट ट्यूब। क्या लिया मैंने? एक टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब क्या है? टेस्ट ट्यूब तो बेटा नॉन लिविंग है। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं देखो टेस्ट ट्यूब लिया हूँ और इसको मैं लिया हूँ बॉडी के बाहर है। टेस्ट ट्यूब कहाँ होती है? शरीर के बाहर ही होती है, अंदर तो होगी नहीं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बाहर लिया मैंने। यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को कन्वर्ट कराया बेटा किस में, ग्लूकोज को कन्वर्ट कराया 2 पायरुवेट में। मैंने क्या बनाया, 2 पायरुवेट बनाए। अब ये काम मैं कहाँ कर रहा हूँ, देखो ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना है तो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो जो घटना बॉडी के अंदर होती है उसको आप इन वीवो कहते हो, और जो बॉडी के बाहर होती है ना उसको आप, देखो इधर ये रिएक्शन कहाँ हो रही है बेटा, बॉडी के बाहर हो रही है। बॉडी के बाहर हो रही है तो इसको आपने क्या कह दिया, इन विट्रो कह दिया। कहाँ कह दिया बेटा, इसको इन विट्रो कह दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रही थी, लेकिन अभी मैं क्या करा रहा हूँ, इसको टेस्ट ट्यूब में बॉडी के बाहर करा रहा हूँ, यानी इन विट्रो कंडीशन में करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इधर ये जो रिएक्शन हो रही है बेटा, ये बॉडी के अंदर हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको कहाँ करा रहा हूँ, बॉडी के बाहर करा रहा हूँ। तो रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन तो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन अगर इसको मैं बॉडी के बाहर घटित करा रहा हूँ तो क्या हो जा रही है, बिल्कुल हो जा रही है। तो ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये रिएक्शन ना ही लिविंग है और ना ही क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, ये देखो ना ही ये लिविंग फीचर है और ना ही ये क्या है, नॉन लिविंग फीचर। देखो नॉन लिविंग फीचर्स में हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है, लिविंग में भी हो रही है, लेकिन ये रिएक्शन नॉन लिविंग फीचर्स, रिएक्शन ना ही नॉन लिविंग है ना ही लिविंग है, लेकिन ये रिएक्शन जो है ना, ये कैसी है बेटा, ये रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन ना ही क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, ना ही नॉन लिविंग होती हैं, लेकिन इन विट्रो कंडीशन में भी देखो हो जा रही है। लेकिन रिएक्शन क्या कहलाएगी बेटा, रिएक्शन तो कहलाएगी लिविंग रिएक्शन ही ना।
देखो सिंपल से एक बात समझने की कोशिश करो, ये रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रही है, इसी रिएक्शन को मैं बाहर भी करा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन तो लिविंग रिएक्शन ही है, ठीक है। बात समझ आई हो तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग बढ़ते हैं बेटा अगले फीचर की ओर। अगला फीचर है बेटा कॉन्शियसनेस। देखो कॉन्शियसनेस क्या है, मेन फीचर ऑफ लिविंग है, मेन फीचर ऑफ लिविंग्स है। यानी लिविंग्स का क्या होता है, मेन फीचर होता है। एनसीईआरटी कहती है बेटा ये टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो लिखो कॉन्शियसनेस इज टेक्निकली complex and most obvious process ऑफ लिविंग। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेटा चेतना। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आपको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी है, उसको कहते हो आप कॉन्शियसनेस, ठीक है। आपके बाहर मौसम ठंडा है, मौसम गर्म है, दिन है कि रात है, क्या घटनाएं घट रही हैं आपके एनवायरनमेंट में, इन सब चीज़ को आप जान सकते हो ना, आपके अंदर चेतना है, ठीक है। तो चेतना को ही आप क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हो, ठीक है। इतनी बात समझ आई बेटा। अब ध्यान सुनो, कॉन्शियसनेस की ना दो खास बातें होती हैं। लिविंग कैसा होता है बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर कॉन्शियसनेस होगी ही होगी। मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर मैं कहता हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर है कॉन्शियसनेस। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस है ना, तो वो दो चीज़ करेगा, ठीक है। दो चीज़ क्या क्या करेगा वो करेगा बेटा सेंस एंड रिस्पॉन्ड। क्या करेगा वो, कॉन्शियसनेस में दो चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है कॉन्शियसनेस में, दो चीज़ें कौन कौन सी आती हैं, एक तो आएगा बेटा सेंस और एक आएगा रिस्पॉन्ड। अब वो सेंस किसको करेगा, आप मान लो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपके बाहर जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ों को आपके सेंस ऑर्गन होते हैं आप में ना, वो सेंस ऑर्गन ये सेंस कर पाते हैं ना कि बाहर क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। अब सांप एक तरफ आप ऐसे खड़े हो, सांप एक दौड़ता चला आ रहा है आपकी तरफ, मतलब इसे दौड़ते नहीं यार, वो रेंगता वो भागते चला आ रहा है आपके पास, आप क्या करोगे बताओ। आप अपनी आंखों से देखोगे ना, तो आपकी आंखों ने उनको देखा, तो यानी आपने क्या किया, आपके इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा था ना, उसको आपने क्या किया, देखा। देखने के बाद आपने क्या किया, आपने भागना चालू किया। तो देखा आपकी आंखों ने, भागा कौन, भागा आपके पैर चलना चालू हुए ना, ठीक है। तो आपने जो देखा ना, उसको आपने क्या क्या कहा, उसको कहा आपने सेंस, और उसको देख के जो आपने भागना चालू किया ना, वो क्या है बेटा, रिस्पॉन्ड है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो अपने इन्वायरमेंट में आने वाले चेंज को सेंस करता है, फिर उसके प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है, यानी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अभी आप खड़े होकर कोई तेज आपको बॉल फेंक कर मारे, तो आप क्या करोगे, आप बॉल को अपनी ओर आता देखोगे, देखने के बाद ऐसे बचने की कोशिश करोगे ना। तो आपने जो देखा ना, वो क्या है बेटा, सेंस है, और आपने उससे जो बचने की ऐसे कोशिश की ना, वो क्या है बेटा, रिस्पॉन्ड है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है ना, उसको सेंस करना और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना ही क्या है बेटा, कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो सेंस का मतलब क्या होता है, टू सेंस चेंजेस अकरिंग इन एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंस करोगे आप, इस सेंस करोगे चेंजेस को, ये सेंस किसके माध्यम से करोगे, विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन, विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। अब सवाल है, ये जो इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है ना, ये चेंज कैसा हो सकता है बेटा, तो ये चेंज केमिकल भी हो सकता है,
ठीक है, ये चेंज फिजिकल भी हो सकता है और ये चेंज बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में जो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उनको सेंस करना और रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड का मतलब टू गिव, टू डू एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब जो इन्वायरमेंट में चेंज आया ना वही क्या है बेटा, स्टिमुलस है। उसके प्रति आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, जो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वही क्या है, आपका रिस्पॉन्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस में दो चीज़ें होती हैं, सेंस करना और रिस्पॉन्ड करना। तो दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ना, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के चेंजेस को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी मैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं बेटा, एनिमल्स भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाते हैं एंड माइक्रोब्स भी आ जाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू सेंस changes in environment, in their environment, वो जिस पर्यावरण में रहते हैं, and respond according to them। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को सेंस करना और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करने की प्रोसेस को ही क्या कह दिया, कॉन्शियसनेस है। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि कॉन्शियसनेस जो है ना बेटा, ये दुनिया भर के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो आप कहोगे सर डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर एक ऐसा फीचर होता है जो दुनिया भर के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, लेकिन किसी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। तो कॉन्शियसनेस यानी चेतना जो है, ये सेंस और रिस्पॉन्ड करने की जो प्रोसेस है ना, ये किसके अंदर होगी बेटा, किसके अंदर होगी? ये केवल और केवल लिविंग्स के अंदर होगी। ठीक है, नॉन लिविंग के अंदर होगी कि नहीं? तो ये क्या है बेटा, डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है? तो हम क्या लिखते हैं बेटा, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर, consciousness is defining feature of living beings। consciousness is defining feature of living beings। ये बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने इन्वायरमेंट के आसपास के सभी चीज़ों के बारे में जानता है, वो उसकी क्या है, कॉन्शियसनेस है। अपने इन्वायरमेंट की चीज़ों के बारे में जानना, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानना, ये हर ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी होती है। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग इंसान हैं, बाकी जीवों से क्या हैं, बहुत ज़्यादा हायर ग्रेड में आते हैं। तो ह्यूमन क्या होता है बेटा, ह्यूमन तो दुनिया भर के अपने आसपास की चीज़ों के बारे में तो जानता ही है, प्लस वो अपने बारे में भी तो जानता है ना कि मेरे, अच्छा मैं नहीं जानता हूँ क्या कि मेरी बॉडी में कहाँ पर इंटेस्टाइन है, कहाँ पर स्टमक है, कहाँ पर ब्रेन है, कहाँ पर मेरी बॉडी कैसे काम कर रही है, मेरी बॉडी में कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। तो मैं दुनिया की चीज़, मैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में तो जान ही रहा हूँ, मैं तो अपने बारे में भी जान रहा हूँ ना। तो आसपास की चीज़ों के बारे में जानना बेटा कॉन्शियसनेस है। और मैं अपने बारे में जान रहा हूँ बहुत अच्छे से कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो क्या है बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। मुझे दुनिया भर की चीज़ों की तो चेतना है ही, उसके साथ साथ मुझे अपनी भी चेतना है कि मेरे अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो मेरे अंदर क्या, ह्यूमंस जो होते हैं ना बेटा, वो कॉन्शियस तो होते ही हैं। कॉन्शियसनेस उनके अंदर होती है, यानी बाहर की चीज़ों की जानकारी उनको बहुत अच्छे से होती है। साथ साथ में उनको अपने अंदर की भी तो जानकारी होती है ना कि मेरा दांत यहाँ पर है, मेरा मुंह है, मेरी जीभ है, मेरी जीभ कैसे काम करती है, उन पर क्या होता है, फिर मेरी लंग्स होते हैं, लंग्स कैसे काम करते हैं, फिर मेरा इंटेस्टाइन है, ये सब कैसे काम कर, मेरी बॉडी के पार्ट्स कैसे काम कर सकते हैं, इस बारे में आप जानते हो नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो। तो ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानता है, साथ साथ वो अपने बारे में भी जानता है। तो दुनिया भर की चीज़ों के बारे में जानना हो गया कॉन्शियसनेस, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। और केवल अपने बारे में जानकारी रखना, कि ह्यूमन ऐसे होते हैं जो अपने बारे में भी जानकारी रखते हैं कि मेरे अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये है बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके अंदर पाई जाएगी? ह्यूमंस के अंदर होगी। अब चले जाओ एक कुत्ते के अंदर या फिर कोई बिल्ली के अंदर चले जाओ, क्या बिल्ली को अपने अंदर जानकारी है कि उसके अंदर की चीज़ें कैसे हो रही हैं? बोलो, नहीं है। कुत्ते को है? नहीं है। तो बेटा ह्यूमंस ही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कॉन्शियस होने के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियस भी है। तो कॉन्शियसनेस तो दुनिया के सभी जीवों में है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है।
तो कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका? ह्यूमन का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नोट डाल के एक बात लिखते हैं, ह्यूमन आर सेल्फ कॉन्शियस, ह्यूमन आर सेल्फ कॉन्शियस। ह्यूमन हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस लिख दो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कॉन्शियस? एबिलिटी टू नो अबाउट हिमसेल्फ, एबिलिटी टू नो अबाउट हिमसेल्फ, मतलब अपने बारे में जानने की जो एबिलिटी है ना, उसी को आप क्या कहते हो? उसी को आप कहते हो बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अब यहाँ तक बात क्लियर है ना, तो हम चलते हैं फिर थोड़ा सा आगे। एक बात और लिख लेते हैं, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट। ठीक है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये क्या है? इट इज़ ओनली ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। लिखो, इट इज़ ओनली ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहाँ तक की बातें बेटा समझ आ गई हूँ, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई पर्सन है बेटा, वो कोमा में चला जाए, पर्सन इन कोमा, यहाँ पर लिखते हैं बेटा पर्सन इन कोमा। आपने देखा होगा ना, कोमा में पड़ा हुआ पर्सन जो होता है, उसको इतनी सारी मशीन्स लगी होती हैं, वो मशीन पर जिंदा रखा जाता है। तो क्या वो अपने बारे में कुछ जानकारी रखता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? ठीक है, मुझे मेरी चीज़ें कहाँ पर क्या हैं? तो क्या वो अपने बारे में कोई जानकारी रख पाता है? नहीं रख पाता, उसका ब्रेन काम नहीं करता बेटा। तो उसके अंदर की सेल्फ कॉन्शियसनेस चली जाती है। ठीक है, उसके अंदर की क्या चली जाती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस चली जाती है। तो पर्सन इन कोमा जो होता है ना, उसको कहा जाता है बेटा ब्रेन डेड। क्या कहा जाता है बेटा? उसको ब्रेन डेड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको वो अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को खो देता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? ब्रेन डेड कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो, अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में? बात करते हैं थोड़ा सा इंटरेक्शंस के बारे में। ठीक है, बात करते हैं किसके बारे में? इंटरेक्शंस का मतलब आकर्षण के बारे में। ठीक है, तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं। इंटरेक्शन का मतलब कि बहुत सारे आकर्षण होते हैं, जिनमें एक चीज़ें जो है वो दूसरी चीज़ों के साथ जुड़कर कुछ नया बनाती हैं। एक चीज़ें कुछ दूसरी चीज़ों के साथ जुड़कर कुछ नया बनाती हैं। ठीक है, तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं। आपके पास क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? इंटरेक्शन होते हैं। इंटरेक्शन में क्या होते हैं कि जो छोटे चीज़ें होती हैं, थिंग्स एट लोअर लेवल, थिंग्स एट लोअर लेवल। ठीक है, वो क्या करती हैं? आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, इंटरेक्ट करके क्या बनाती हैं? चीज़ों को बनाएंगे जो हायर लेवल की चीज़ें होती हैं, वो बनाएंगे थिंग्स एट हायर लेवल। ठीक है, और ये जो हायर लेवल पे जो कुछ भी बनेगा ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी उसके गुण लोअर लेवल वाले गुण से क्या होंगे? अलग होंगे। जो इसके गुण होंगे वो अलग होंगे, इसके गुण क्या होंगे बेटा? अलग होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? कुछ चीज़ें होती हैं जो छोटे स्तर पर आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं? एक बड़ी चीज़ें बनाती हैं एक बड़े स्तर पर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है बेटा? तो इंटरेक्शंस क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं। अब वो इंटरेक्शंस क्या होते हैं वो समझो। पहली बात तो समझ लेना कि जो लोअर लेवल पर चीज़ थी ना, उसने इंटरेक्ट करके एक बड़ी लेवल की चीज़ बनाई, जो क्या होता है बेटा? एडवांस होता है, एडवांस्ड देन लोअर लेवल। यानी इससे क्या होगा? वो एडवांस होगा जो इनके इंटरेक्शन के बाद जो बन रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्शंस कैसे होते हैं। बेटा 2 मिनट का टाइम है, आप अच्छे से देख लो इसको। ठीक है, उसमें सब कंक्लूड कर देंगे हम। आपके पास क्या है बेटा? छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलकर क्या बनता है? आपका एक बॉडी बनता है। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ गए? जैसे आपका आ गया बेटा कार्बोहाइड्रेट, क्या आ गया आपका? कार्बोहाइड्रेट आ गया। और क्या आ गया बेटा? आपका प्रोटीन आ गया।
और क्या आ गया बेटा आपका लिपिड आ गया, ठीक है। तो ये सारे आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिका के अंग, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब क्या है बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये क्या बनाएंगे बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स। अब बायोमोलिक्यूल कैसे थे, लोअर लेवल पर थे, इनसे हायर लेवल पर क्या बना, इनसे हायर लेवल पर सेल ऑर्गेनेल बने। ये क्या है बेटा, एडवांस हैं, किसकी अपेक्षा, एडवांस्ड देन बायोमोलिक्यूल्स। इनके काम क्या होते हैं, थोड़ा सा एडवांस होंगे किससे, बायोमोलिक्यूल्स से, ठीक है। अब इन्होंने इंटरेक्ट किया, देखो इसने इंटरेक्ट किया था, सेल ऑर्गेनेल बनाया। अब सेल ऑर्गेनेल जब बेटा इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, सेल ऑर्गेनेल जब इंटरेक्ट करते हैं ना तो वो सेल बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, वो सेल बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये एडवांस होती है किसके अपेक्षा, सेल ऑर्गेनेल की अपेक्षा, एडवांस देन सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो सेल क्या होती है, एडवांस होती है किससे, सेल ऑर्गेनेल से। अब सेल्स ने क्या किया, आपस में इंटरेक्ट किया, आपस में इंटरेक्ट करने के बाद सेल्स ने क्या बनाया बेटा, सेल्स ने बनाया आपका टिश्यू, क्या बनाया बेटा, टिश्यू। टिश्यू जो होता है इनके इंट्रैक्शन से बना है, इस वजह से ये इससे तो एडवांस होगा, लोअर लेवल ये है, हायर लेवल ये है, तो ये क्या होगा, इससे एडवांस होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, एडवांस्ड देन सेल्स। अब यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। टिश्यू जब इंटरेक्ट करता है, टिश्यू जब इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा ऑर्गन। ऑर्गन जो होता है ना, ये एडवांस होता है किसकी अपेक्षा, टिश्यूज की अपेक्षा, एडवांस्ड देन टिश्यू। अब ऑर्गन जब आपस में कंबाइन करते हैं तब क्या बनाते हैं, तब बनाते हैं बेटा वो ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके बीच जब इंट्रैक्शन होगा ना तब क्या बनाएंगे बेटा, ये ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ये भी एडवांस्ड होता है किसके अपेक्षा, ऑर्गन्स की अपेक्षा, एडवांस्ड देन ऑर्गन्स। अब ऑर्गन सिस्टम जब इंटरेक्ट करता है, ये क्या करेगा बेटा, जब ये इंटरेक्ट करेगा ना तो क्या बना के देगा, ये आपको बना के देगा बेटा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब एक जीव बना के देगा, ठीक है। और ये जो जीव होगा ना, ये एडवांस्ड होगा किसकी अपेक्षा, ऑर्गन सिस्टम की अपेक्षा। तो एडवांस्ड देन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो देखो इंट्रैक्शन से, बायोमोलिक्यूल के इंट्रैक्शन से क्या क्या बन गया आपका, ये इतना सारा चीज़ बन गया, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है बेटा, इंट्रैक्शंस होते हैं, और इन्हीं इंट्रैक्शंस के थ्रू क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टीज़ थी बेटा उसको हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो किससे बना होगा बेटा, सेल से बना होगा ना। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मुझे एक बात बताना, ये क्या दुनिया भर के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा, एक तरीके का डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग बींग्स का, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और लिख लो, आखिरी बात, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज लिविंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, is defining feature of living। दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो किसका बना होगा बेटा, वो सेल्स का जरूर बना होगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया में एक सेल ही है जो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकती है बेटा, सर्वाइव कर सकती है। जैसे अमीबा होता है, सिंगल सेल होता है, सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। उसी सेल से मिलकर देखो सेल का इंट्रैक्शन होते गया, फिर हम क्या बन गए, एक ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। तो लिविंग्स क्या होते हैं, ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्या डिफाइनिंग फीचर है, क्या नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर ये बातें बेटा अच्छे से क्लियर हो गई हों तो हम लोग फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम डिस्कस करेंगे बेटा अपनी अगली क्लास में। अगर आप पूरी क्लास देखते हो यहाँ तक आए हुए ना, तो बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने हमारी इस मेहनत को साकार करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।